चलिए नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो ये अभी रात के लगभग 12 से 1 बज गया है और मुझे कल सुबह 10 बजे जो मेरी ट्रेन है उसमें मुझे जाना भी है। तो मैंने आप लोगों के लिए कोशिश किया है कि रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में ला दूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से घाटा ना हो, क्योंकि 8 से 10 दिन मैं इस छुट्टी में रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा हूँ कि आपके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर दूँ। देखो, आज जिस नदी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो नदी है ये है बेतवा नदी। तो आप इसको याद रखिएगा, जिस नदी को आज हम करने वाले हैं वो नदी का नाम जो है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में आपको मैं बताऊं तो बेतवा नदी सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जिस जगह से ओरिजिन हो रही है या जिस जगह से निकल रही है, ये ओरिजिन पॉइंट जो है इसका ये है। और ये ओरिजिन पॉइंट जो देखने मिल रहा है, मैं यहाँ पे आपको ओरिजिन लिखता हूँ। भाई एक्चुअल में ओरिजिन है कहाँ इसका, ठीक है। पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या हो गया पेनों को आज भाई। ओरिजिन ओरिजिन की बात करते हैं तो ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन कुमरा गांव। अगर विंध्याचल श्रेणी की बात है कि कौन सा एरिया पड़ता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो चोटी पड़ने वाली है या एरिया जो श्रेणी पड़ने वाली है वो विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी इसके अंतर्गत आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। पहली चीज तो आपको ये याद रख लेना है कि हमारी जो नदी है ये देख रहे हैं हम कि इस तरह से प्रवाहित हो रही है, और जिस नदी में जाके मिल रही है, एक्चुअल में ये जो नदी है जिस जगह में ये मिल रही है उस नदी का नाम है यमुना नदी। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बेतवा नदी किसमें जाके मिलती है, तो यमुना में मिलती है। और ये ऊपर से जो नदी आ रही है इस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी जो होती है वो यमुना नदी के पानी को आगे ले जाती है और बाद में आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं उस जगह में जाके ये अपना पानी छोड़ देती है, ठीक। उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पे ये नदी मिल रही है उस स्थान का नाम नोट करना, ये पेपर में पूछा जाता है। ये जगह है हमीरपुर यूपी। कौन सी? हमीरपुर यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक। दूसरा जो प्रश्न हमारा बनता है वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ओरिजिन हो गया रायसेन के कुमरा गांव से हो गया, विंध्याचल श्रेणी से हो गया, अवसान कहाँ हो रहा है तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। किस नदी में जाके हो रहा है तो ये यमुना नदी के ऊपर हो रहा है। दूसरा जो फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है वो क्या रखना है, इसकी सहायक नदी। सबसे पहले आप देखिए सहायक नदी में क्यों फोकस कर रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सहायक नदी क्यों, क्योंकि सहायकी नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, ठीक। सहायक नदी आपको पहला तो याद रख लेना है कि इसकी जो सहायक नदी है, एक है धशान, ठीक है, एक है हमारी बीना, ठीक है, एक है बीला। बीना बीला दोनों अलग अलग है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। धशान, बीना, बीला, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट एक नदी जो देखने को मिलेगी वो हमारी प्यारी सी एक नदी है जो कि बेतवा नदी में जाके मिलती है, जिसका नाम क्या है आपको देखने मिलेगा कि इसका एक नाम है जो इससे सहायक नदी के रूप में जो देखने को मिलती है। उस नदी का नाम आपको याद रखना है जामनी नदी, ठीक है। इस नदी का नाम याद रख लीजिएगा जामनी, जामनी नदी। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये नदी एक्चुअल में कहां से मिल रही है। आपको दूसरा ये याद रखना है कि ये किन किन राज्यों में बह रही है, प्रवाहित कहां हो रही है। तो आपको पता है कि एमपी से निकल रही है, यूपी में जा रही है, तो ये हो गया एमपी और यूपी। अब राज्यों की बात करते हैं तो हमने देख लिया कि एमपी और यूपी की बात। अब थोड़ा जिले की ओर आ जाते हैं कि एक्चुअल में जिले कौन कौन से इसमें। तो जिले में आप देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ मिल रहा है रायसेन, ठीक है, रायसेन मिल रहा है। रायसेन से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो ये हमको कहाँ पे देखने मिल रही है, सागर वाले एरिया में, ठीक है, सागर में। इसलिए तो हम बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। ये कहते हैं बुंदेलखंड की गंगा। बुंदेलखंड वाले एरिया में पूरी जा रही है, ये कहाँ जा रही है, बुंदेलखंड के एरिया में पूरी प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं। अब मुझे बताइए मालवा गंगा किस कहते हैं, कमेंट्स में पिन अप करना, ठीक है, याद रख लेना। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये आगे जा रही है निवाड़ी वाले एरिया में, निवाड़ी। और निवाड़ी के पास में आपको पता है निवाड़ी का एक शहर है जिसका नाम है ओरछा। ओरछा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन भी ये आता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का ओरछा या मध्य प्रदेश का कहा जाने वाला अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो आप बताइएगा बेतवा नदी के तट पर है। और ये ओरछा नदी ओरछा में स्थित है। यहीं पे आप देखेंगे कि राजा राम जी का मंदिर भी है, जहां आपको देखने मिलेगा बुंदेलखंड रियासत पूरा देखने मिलेगा। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि राजा राम का मंदिर जो है ये किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ था, कैसे बना था, इस चीज के बारे में बताया था।
दूसरा मैंने बताया था, यहीं पे आप लोग बुंदेलखंड रियासत जब पढ़ेंगे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि जुझार सिंह ने कैसे अपने भाई लाला हरदौल को अपनी पत्नी चंपावती से जहर देके मरवाने की बात कही थी। आपको डिटेल हिस्ट्री में अगर देखना है, डिटेल हिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ाया है, लगभग 43 लेक्चर्स बने हैं, आप समझ रहे हो 43, उनमें से भी एक दो लेक्चर ऐसे जो रिकॉर्डेड नहीं हो पाए, तो 43 लेक्चर्स कंप्लीटली पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का पे नहीं करना है, किसी प्रकार के पैसे नहीं देखना है, आप सीधे प्लेलिस्ट में जाना, वहां बना दिया है प्लेलिस्ट बाय राज सर, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये जिले हैं। अब देख लेते हैं सर लंबाई। लंबाई की जब बात आती है तो लंबाई हमको देखने मिल रही है 590 किलोमीटर। कितनी देखने मिल रही? 590 किलोमीटर। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 90 किलोमीटर तो हुई, 590 किलोमीटर तो हो गई, सर सहायक नदियों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें नहीं बताओगे क्या? मैं कहूँगा बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। देखिए पहला तो क्वेश्चन आता है कि ये जो धशान है, धशान के बारे में याद रख लेना, ये एक्चुअल में बेतवा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। दूसरा बीना के बारे में, जो बीना है, बीना के बारे में याद रख लेना कि ये बीना जो है इसी के पास में जो शहर बसा है उसका नाम है सागर, और सागर में ही एक तेल रिफाइनरी है। कहाँ? तेल रिफाइनरी, रिफाइनरी। अभी तेल रिफाइनरी से क्वेश्चन आया हुआ है कि बीना में, बीना सागर में तेल रिफाइनरी जो बनी है ये किस देश की मदद से बनी है? सॉरी बनी कह रहा हूँ, स्थापित हुई है, तो आप बताइएगा ओमान की मदद से। किस देश की मदद से? ओमान की मदद से। ये कौन से गांव में है सागर के? तो ये बता देना, आगाशोध, आगाशोध गांव, आगाशोध गांव ये आता है हमारे बाबू कहाँ पे? सागर के पास में। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि बीना तेल रिफाइनरी किस नदी के तट पर है, तो बीना नदी के तट पर नाम ही है। फिर दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि किस गांव में है, तो आगाशोध गांव में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि एक्चुअल में जो सागर में तेल, बीना तेल रिफाइनरी ये किस देश की मदद से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओमान देश की मदद से इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसी के बारे में देख लेते हैं कि इसके प्राचीन नाम क्या क्या है, क्योंकि प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्राचीन नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्राचीन नाम पूछेंगे तो आपको फंसना नहीं है। पहली तो आप याद रख लीजिए बेत्रवती। अब प्रश्न आता है बेत्रवती का वर्णन, सर आपने बेत्रवती बोल दिया, इसका वर्णन क्या कहीं देखने को मिलता है? तो मैं बोलूंगा हाँ भाई देखने को मिलता है। तो बोलोगे आप कहाँ कहाँ मिलता है? तो तीन आपको याद रख लेना। आपको एक पता है बाणभट्ट की एक रचना है, बाणभट्ट जी का रचना है जिसका नाम है कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, ठीक है। कालिदास जी की एक पुस्तक है जो आपने मेघदूतम देखे होंगे, तो कालिदास जी की पुस्तक जिसका नाम है मेघदूतम, इसमें आपको देखने मिलेगा। फिर तीसरी पुस्तक कौन सी है? तो तीसरी पुस्तक का नाम याद रख लेना, तीसरी पुस्तक का नाम जो कि हमारे किसकी है? केशवदास जी की, केशवदास जी की है। और ये केशवदास जी की जो पुस्तक है इसका नाम है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया, अब आपको मैं बताऊं, इन तीनों की तीनों पुस्तकों में बेतवा नदी को वेत्रवती कहा गया है। समझ में आ रहा है? तीनों की तीनों पुस्तक में हमारी प्यारी बेतवा नदी को वेत्रवती नदी कहा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है शिव की पुत्री। ये भी एक नाम है कि शिव की पुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। शिव की पुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बेतवा नदी को भी, ठीक है। फिर आपको एक और चीज जो इसके अंतर्गत याद रख लेना है इसी के अन्य नाम पे, एक तो बेत्रवती, ये वेत्र नहीं बेत्र है ना, बेत्रवती शिवपुत्री या शिव की पुत्री इसके नाम से भी नहीं जाना जाता है। दूसरा याद रख लेना विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी जैसे बोलते हैं ना विंध्यवासिनी माता, ये विंध्यवासिनी भी है, एक चीज ये भी याद रख लीजिएगा। और अगर इसमें अन्य नाम देखने मिले तो आपको याद रख लेना है कि इसे शिव की पुत्री तो मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो ये तीन नाम याद रख लीजिए, वेत्रवती, शिव की पुत्री, विंध्यवासिनी, ये तीन इसके प्रमुख नाम देखने को मिलते हैं। अब इतनी आपने चीज देख लिए, तो एक चीज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इससे संबंधित अन्य फैक्ट, अन्य नाम। तो सर पहली चीज तो आती है कि बेतवा नदी का अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? तो भैया पहली चीज आप समझिए, बेतवा नदी को हमने बेत्रवती, ये तो प्राचीन नाम की बात की है। अन्य नाम की जब बात आएगी तो हमने बोले कि इन्हें बुंदेलखंड की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड की गंगा, या दूसरा मैं ये लिखूं जीवन रेखा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। अब आप क्वेश्चन में फंसोगे कि बोलोगे राज सर ये बताइए, आपने जो पढ़ाया था तो बोला था कि मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो नर्मदा नदी है, तो मैं बोलूंगा नो डाउट नर्मदा नदी है। तो बोलोगे फिर सर ये किस आधार पर आप बोलेंगे कि नर्मदा मध्य प्रदेश की गंगा है?
तो इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। 2018 के टाइम पीरियड में एक कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें दिया हुआ था मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी है। उसमें नर्मदा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया था बेतवा। और बेतवा जिस आधार पर दिया गया था वो आंसर आया बेतवा नदी। अब बेतवा नदी को आंसर इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक तो सबसे लंबी नदी देखने को मिल रही है, और दूसरी चीज ये एक ऐसी नदी है जो प्रदूषण के आधार पर है। तो ये क्वेश्चन इस आधार पर, तो बहुत सारे लोगों ने इसको मध्य प्रदेश गंगा मान ली, तो मध्य प्रदेश गंगा नहीं है ये है मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर। तो सबसे प्रदूषण के आधार पर अगर कोई गंगा है या प्रदूषण के आधार पर कोई नदी है मध्य प्रदेश की तो बेतवा है। इसको बहुत प्यारे से तरीके से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा जरूर कहते हैं सर, लेकिन प्रदूषण के आधार पर कहते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब थोड़ा सा जो सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से साफ करता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर्ली इसे समझ सकें, ठीक है। देखिए मैंने पहली बात तो ये बोला कि जो नदी है जिसका नाम है हमारा जामनी नदी एक्चुअल में ये निवाड़ी के पास से जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जामनी नदी कहाँ से जाती है इसके पास, तो आप बता देना ये जामनी नदी जो है, जामनी नदी निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी के पास से जाती है और यहाँ पे संगम बनाती है, कहाँ पे, निवाड़ी में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओरछा जो है जो निवाड़ी में स्थित है ये किस नदी के संगम पे है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर ये जामनी और बेतवा नदी के। दूसरा याद रख लेना अशोकनगर से एक नदी आती है जिसका नाम है अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर। तो अशोकनगर से एक नदी आती है और जिसका मैंने अभी सहायक के रूप में बताया अशोकनगर, मतलब ये सागर होती हुई जाती इस तरीके से जाएगी वैसे मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है अशोकनगर के पास में जो मिलेगी ये यहाँ पे मिलेगी कौन सी नदी, अच्छा सॉरी इस साइड से नहीं जाएगी, ठीक है, ये इसी साइड से जाएगी लेकिन अशोकनगर वाली बाउंड्री में मिलेगी। तो अशोकनगर में संगम होता है किसका, बीना नदी का, ठीक है, बीना नदी का। तो ये याद रख लेना कि एक्चुअल में ये वाली जो हमारी जो रिवर बनी हुई है जिसका नाम बेतवा है ये अशोकनगर वाले एरिया में फैली हुई है, और यहाँ से जो नदी जा रही है जिसका नाम है हमारी प्यारी नदी बीना जो सागर में ही देखने मिलती है, तो ये अशोकनगर में जाके मिलती है। तो ये याद रख लेना कि ये दो संगम याद रख लेना, एक संगम निवाड़ी में बनेगा बेतवा नदी के साथ और एक संगम बनेगा हमारे गाँव में अशोकनगर में बनेगा बीना नदी के साथ। बीना नदी के बारे में शायद मैं आपको क्या ही बताऊं, सारी चीजें जानते हैं कि बीना नदी सागर के एरिया में बसी हुई है या सागर इसके तट में बसा हुआ है। दूसरा सबसे ज्यादा आप यहाँ जो मध्य प्रदेश का तेल रिफाइनरी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मध्य प्रदेश में कितने तेल रिफाइनरी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, संख्या है कि 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। देखो सिंपल सा याद रख लेना मध्य प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी कारखाना जो है वो बीना आगाशोध में ही है, बीना नदी के तट पे ही बना हुआ है। तो ये आप याद रख लेना सागर में देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? हाँ ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ जिसके अंतर्गत परियोजना, तो इस परियोजना के अंतर्गत आपको एक मैप में अलग से यहाँ बना रहा हूँ जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये यमुना मिल गया, इसमें देखिए कौन कौन सी नदी जाके बेतवा में मिल रही है, कौन सी परियोजना चल रही है, परियोजना के बारे में पहले याद रख लेना। आप ऐसा मैप बनाते चलिएगा अपनी अपनी पुस्तकों में। सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए कुमरा गांव रायसेन। क्यों? क्योंकि कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम हो रहा है। क्या हो रहा है? उद्गम। तो पहली चीज तो आप ये रख लीजिए कि रायसेन, कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम हो रहा है और ये आगे बढ़ रही है। तो ये आपको पहला फैक्ट पता होना चाहिए कि रायसेन के कुमरा गांव से निकल रही है। और जैसे ही ये नदी आगे निकलती है, ठीक है, जैसे ही ये नदी आगे निकलती है तो कुछ शहरों से होती हुई निकलती है जिसका नाम, एक का नाम भोजपुर आपको पता है, सांची आपको पता है, भोजपुर, सांची, इन सभी से आगे निकलती है। सांची, ठीक है, भोजपुर सांची आगे से मतलब आगे बढ़ते चलेगी तो पहले भोजपुर पहुंचेगी फिर सांची पहुंचेगी। सांची आपको पता है यूनेस्को साइट से, ठीक है, यूनेस्को साइट से। अब जैसे ये विदिशा में आएगी, कहाँ पे आएगी? विदिशा में। तो विदिशा में जैसे आएगी तो यहाँ पे एक परियोजना बनाएगी और इस परियोजना को पूछा गया है परीक्षा परियोजना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि परीक्षा परियोजना एक्चुअल में किस नदी के तट पर है, तो आप बता देना कि सर ये हमारी बेतवा नदी के तट पर है जो कि परीक्षा परियोजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ ये नहीं है, सॉरी, विदिशा में ये नहीं है, सॉरी, माफ करना, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो नदी है, सॉरी, जो परियोजना है उसका नाम है सम्राट अशोक सागर। सॉरी वो गलती से निकल गया, सॉरी माफ करना,
सम्राट अशोक सागर परियोजना। और ये परियोजना एग्जाम में पूछी गई थी क्योंकि इसी परियोजना का अन्य नाम जो है हलाली परियोजना है। ठीक है, हलाली परियोजना। अब आपको मैं बता दूं ये हलाली परियोजना किस नदी पर है। तो पहली चीज समझिए, बेतवा नदी से एक नदी जाके मिलती है जिसका नाम है हलाली नदी। एक्चुअल में हलाली नदी को हलाली नाम क्यों पड़ा, तो आपको पता है कि एक अफगान सूबेदार था जिसका नाम, या कहना चाहिए एक सैनिक था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खां। दोस्त मोहम्मद खां अफगानिस्तान से आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल होता है। जैसे ही शामिल होता है उसके बाद ये हमारे भोपाल वाले एरिया में आ जाता है। भोपाल वाले एरिया में आता है और दोस्त मोहम्मद खां आता है, और दोस्त मोहम्मद खां धीरे धीरे करके सारी रियासतें, ठीक है, अपने कब्जे में लेने लगते, जैसे सिंगूरगढ़ और अन्य चीजें। मैंने हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ाया हूँ, बिल्कुल भी आपको मैं क्या ही बोल दूं, अब इतना फ्री में और इतना डिटेल पढ़ा दिया हूँ कि क्या आप एक बार पढ़ लोगे तो पूरा ये, क्योंकि पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि हलाली परियोजना जिस नदी में है वो हलाली परियोजना, उसका नाम कैसे पड़ा। तो याद रखिए कि दोस्त मोहम्मद खां जिस व्यक्ति को मारने जा रहा था उसका नाम था जगदीश देवड़ा। ठीक है, सॉरी जगदीश देवड़ा बोल दिया, वित्त मंत्री जी का नाम है देवड़ा चौहान। ठीक है, देवड़ा चौहान को मारने जा रहा था। देवड़ा चौहान को जब मारने गया तो देखा कि यार ये तो बहुत हाइट में बैठा है देवड़ा चौहान हमसे, तो क्यों ना तंबू लगा के 1-2 महीने बैठा रहा। और इसलिए तो कहते हैं ना कि वो किसी व्यक्ति ने कहा है कि एवरीथिंग फेयर इन वॉर, वार में सब कुछ जायज है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, दोस्त मोहम्मद खान ने बोला कि यार देवड़ा चौहान जी एक काम करो, हम तो युद्ध हार रहे हैं, आपसे जीत भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप इतनी ऊंचाई में बैठे हो, हम कैसे हरा सकते हैं, तो आप आइए और हमारे साथ, हम वापस जा रहे हैं अपना भोजन करने, आइए। तो बेचारे हमारे जो देवड़ा चौहान थे वो मान गए, बोले चलिए भाई चल जाते हैं, हो सकता है कि लास्ट टाइम है तो मिल लेते हैं। तो जैसे ही गए तो दोस्त मोहम्मद खान पूरी प्लानिंग से बना हुआ था, पूरी प्लानिंग से बना हुआ बैठा था। जैसे जाता है भोजन वगैरह रखे रहते हैं और वहीं पे जाके देवड़ा चौहान और उनके अन्य मित्रों को मारता है। मारने के बाद क्या होता है, तंबू लगाया हुआ था, तंबू में सीधे गिराया और तंबू में सीधे गले को रेत दिया। और जैसे गले को रेता उसके बाद जैसे कहते हैं ना हलाल, जैसे मुर्गा वगैरह करते हैं, तो मुस्लिम जब धर्म की बात करते हैं तो ये लोग हलाला करने वाला मुर्गा, एक होता है खटका वाला। खटका का मतलब होता है किसी चीज को खट से काटे तो अलग हो जाएगा, और हलाल में क्या होता है धीरे धीरे काटा जाता है, और जो जानवर होता है या जीव होता है वो धीरे धीरे तड़प तड़प के मरता है, तड़प तड़प के मरता है। तो इन्हें हलाल किए और हलाल करने के बाद क्या करते हैं, हलाल करने के बाद इस नदी के तट पे जो घटना हुई थी, ये हलाली नदी थी, तब से उस नदी का नाम, जो नदी थी उसका नाम क्या था ये नहीं पता, लेकिन तब से उस नदी का नाम हलाली नदी हो गया। और ये याद रख लेना, इसी की सहायक नदी है बेतवा नदी की। तो यहाँ पे एक सम्राट अशोक सागर परियोजना चलती है जिसका नाम याद रख लेना, हलाली परियोजना से संबंधित है। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे अशोकनगर के पास पहुंचेंगे जिसका नाम है एक चंदेरी यहाँ जगह मिलेगी, और चंदेरी, और यहीं पे ऊपर एक परियोजना मिलेगी जिसका नाम है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना, तो राजघाट परियोजना को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना। इसके ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे एक परियोजना आएगी जिसका नाम है माता टीला, और ये पेपर में पूछी गई कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है। माता टीला परियोजना, तो देखो 3 परियोजना क्या हो गई, अशोक सागर परियोजना इसी का नाम है, हलाली सागर परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, और अंत में जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक परियोजना मिलेगी, और इसी परियोजना का नाम मैंने आपको पहले बता दिया था जिसका नाम है परीक्षा परियोजना। कौन सी परियोजना, परीक्षा परियोजना, परीक्षा परियोजना। तो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो। ठीक, अब देखिए इसकी सहायक नदियों में तो शहर मैंने बताया, अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी जो इससे जाके मिल रही है, तो याद रख लेना कि यहीं पे चंदेरी के पास में ही, अशोकनगर के पास मैंने बताया कि एक नदी जाएगी जिसका नाम है बीना। तो यहाँ पे एक नदी मिलेगी जिसका नाम है बीना। तो अशोकनगर में जाके कौन सी नदी मिल रही है, बीना नदी मिल रही है। ठीक है, फिर निवाड़ी के पास जाएगी, निवाड़ी के पास जब जाएगी तो निवाड़ी के पास इसको एक नदी मिलेगी जिसका नाम मैंने आपको बताया कि ये नदी का नाम क्या है। तो अभी मैंने यहाँ तुमको बताया कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। किधर गया किधर गया किधर गया, ओरछा के पास गया, चलो नहीं वहां पे नहीं दिखा, मिटा दिए होंगे। तो यहाँ पे जाके आपको एक नदी मिलेगी जो कि हमारे किस जगह मिलेगी, निवाड़ी के पास में जाके मिलेगी। तो इस निवाड़ी के पास में जो नदी जाके मिलती है उसका नाम मैंने बताया जामनी नदी। कौन सी नदी, जामनी नदी, जामनी नदी, जामनी नदी। अच्छा, अब इसी में आपको याद रख लेना है, इसी अब ये चंदेरी में यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप समझ लेना। यहीं पे आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एक नदी है जिसका नाम मैंने बताया बीना, जो चंदेरी के पास जाके मिलती है। इसी बीना नदी में एक वाटरफॉल बना हुआ है, और इसी बीना नदी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है भालकुंड वाटरफॉल। भालकुंड वाटरफॉल, तो भालकुंड जलप्रपात कौन सी नदी के पास है, तो आप बता देना सर कि ये बीना नदी के किनारे किनारे पे देखने को मिलता है, बीना नदी के किनारे किनारे पे देखने को मिलता है। और यहाँ अंत में इसमें जाके मिलेगी एक धसान नदी, धसान नदी। और यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये मिलेगा हमीरपुर यूपी, हमीरपुर यूपी। तो ये आपको याद रख लेना है कि देखो निकली कहाँ, राजस्थान कुमरागढ़ से,
भोजपुर मिला, सांची के बाद बीना नदी मिली जाके चंदेरी में यहीं पे आपको देखने को मिला भालपुर वाटरफॉल, भालकुंड वाटरफॉल, फिर जामुनी नदी आपको मिला होता है ओरछा के पास में देखने मिला। और यही ओरछा में याद रख लेना, इसे एमपी का अयोध्या कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एमपी का अयोध्या, ये देखने मिला। फिर इसके बाद मैंने देखा कि ये जो नदी है हमारी धसान नदी, ये कौन सी नदी है? धसान नदी है, ठीक। फिर ऊपर मैंने परियोजना में 4 परियोजनाएं, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट अगर मैं बोल दूं तो ये याद तो जरूर रख लेना, अशोक सागर परियोजना जो है भैया, सम्राट अशोक सागर परियोजना है, हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है, विदिशा वाले एरिया में देखने मिलेगी। फिर राजघाट परियोजना देखने मिलेगी, राजघाट परियोजना नोट करके रखना। माता किला परियोजना पूछी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा परियोजना अभी तक उतना ज्यादा नहीं पूछी गई है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। वैसे मैं तो बोलूंगा 4 योजना यार, 4 तो आप इजीली तरीके से याद कर सकते हो, इतना बड़ा कोई ये है नहीं कि जिसमें आप समस्या हो कि साहब नहीं ये तो बहुत बड़ी है, ये परेशान है, ये वो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न जो बनता है वो क्या बनता है कि भैया लंबाई देख लिया ना, 590 देख लिया। फिर उसके बाद किन राज्यों में बहती है, तो राज्य आपको पता है एमपी प्लस यूपी, दैट्स ऑल। ये हमारी बेतवा नदी है। आई होप बेतवा नदी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा इसका कि किस टॉपिक के बारे में समझ में आया। प्राचीन नाम अच्छे से याद रख लेना, बेतरवती, बेश, विंध्यवासिनी, ठीक है। और ये सारी नदियों के नाम है इसके, शिव की पुत्री, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर डाउटफुल लगे तो कमेंट्स कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।